दोस्तों आप देख रहे हैं सतर्क न्यूज, वंदे भारत न्यूज एवं जेजे न्यूज के साथ मैं ब्रिज बिहारी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली ज़िले में हूं और सिंगरौली ज़िले का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का। हमारे साथ में आइए प्रवीण तिवारी जी हैं, इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत पुराने लीडर हैं, तो इस बारे में मैं जानना उचित समझा। अभी मैं किसी पद में नहीं हूँ। अभी आप किसी पद में होते हुए भी पार्टी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, कौन इतना करता है? मैं कार्यकर्ता होने के अच्छा, ये कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा करता रहूँगा। आज मैं पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का काम करूँगा। बाकी पार्टियों से भी आपको ऑफर आया होगा? किसी पार्टी में जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है, भले ऑफर कितना भी आया। भारतीय जनता पार्टी ने हमको सब कुछ दिया और भारतीय जनता पार्टी में ही हम रह के काम करेंगे। अन्य किसी दल में हमको जाना नहीं है। क्योंकि मोरवा क्षेत्र में आप शुरू से जब से हैं तब से हम लोग जान रहे हैं, तब से आप पार्टी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मेरा कर्तव्य है। पार्टी ने भी हमको बहुत सामान्य आदमी होते हुए भी जगह दी है, तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं पार्टी के लिए जो मेरे से हो संभव सके। मैं देख रहा हूँ कि आप किसी पोस्ट में नहीं, फिर भी लोगों का मदद हर समय करते रहते हैं। ये मेरा स्वभाव है। बिल्कुल, अपने स्वभाव के अनुसार मैं हमेशा काम करता रहूँगा। पहले भी करता था, आज आगे भी करता रहूँगा। आप किसी पद में नहीं है, फिर भी मैं सामान्य जनमानस, सामान्य जनता होते हुए सामान्य जनता के लिए काम करता रहूँगा, करते रहेंगे। भले से आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हरदम विवादों में घिरे रहते हैं। पता नहीं, विवाद से मेरा पुराना नाता हो चुका है। सही बात बहुत कम लोग को हजम होती है। और क्योंकि जिस टाइम पे पार्षद का चुनाव था, हमने देखा कि मैडम उस टाइम पे चुनाव लड़ रही थी। उस टाइम पे आप पे तमाम गाड़ी का केस, दुनिया भर का आपको एकदम इस टाइप से केस कर दिया गया और इतना परेशान किया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? अक्सर क्या है, जो लोग लड़ के नहीं जीत पाते जी, वो टांग खींच के जीतना चाहते हैं। जी जी जी। और ऐसे लोग लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं। जी, जी। उनको आज नहीं कल उसका परिणाम मिलता है। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्ठावान रहा हूँ। हाँ, कुछ मेरे साथ कुछ पिछले दिनों कुछ केस हुआ था मेरे से, लेकिन केस एक सामान्य केस है, वो विचाराधीन है, कोई उसमें निर्णय नहीं आया। मैं उसमें अपराधी सिद्ध नहीं हुआ हूँ, वो चलता रहता है। अच्छा, पार्टी के लोग ही आपका टांग खींचते हैं, इस पे क्या टिप्पणी देंगे आप? पार्टी के लोग, पार्टी में भी विभिन्न तरह के लोग हैं। अभी पार्टी में बहुत बड़ी पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। अन्य विचारधारा के लोग भी पार्टी में आए हैं, तो जो वहाँ की चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे लोग बहुत समय तक बहुत दूरी तय नहीं कर पाते। मैं देख रहा हूँ सिंगरौली विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसका चर्चा हर राज्य में रहता है, ऐसा क्यों? सिंगरौली अनियमितताएं होंगी, लेकिन अगर हमको अच्छी सुविधा चाहिए जी, 24 घंटा बिजली चाहिए जी जी, तो उसका बिल तो भरना पड़ेगा। अगर मीटर में अगर रीडिंग उतना है, आ रही है, मीटर की रीडिंग अगर उतनी है, तो हमें बिजली का बिल देना पड़ेगा। और कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम के कारण अगर मीटर उतना नहीं चला, उसके बाद बिल आया है, तो उसको हम लोग जाके ऑफिस में जाके उसको ठीक कराते हैं। तो आप किसी पद में नहीं, फिर भी वार्ड वासियों का बिजली बिल आप सुधरवा देते हैं जाके? कोशिश करते हैं सुधरवाने, कोशिश करते हैं जितना आपसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंगरौली का विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा है। विस्थापन को लेके आप क्या कहेंगे? कभी सिंगरौली को कहीं बसाने की बात होती है, तो कहीं कहीं बसाने की बात होती है। आप एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपका इसमें क्या राय है? विस्थापन होना तय है, क्योंकि वार्ड नंबर 10 यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर दूरी पे वार्ड नंबर 10 है। और वहाँ पे पूरी ज़मीन अधिग्रहित हो चुकी है। और वहाँ पे अगर ब्लास्टिंग चलती रही तो हम सब का घर प्रभावित होना है। इतना ज़बरदस्त हिलता है कि भय में हम लोग जीते हैं। विस्थापन तय है। विस्थापन जब तय है तो सिंगरौली के लिए अच्छे से अच्छा मुआवजा मिले
जो प्राथमिकता मूलभूत सुविधाएं सिंगरौली की जनता को चाहिए वो सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध करा के वहाँ पे विस्थापन हो। और अगर विस्थापन लोग नहीं चाहते, मतलब विस्थापन में प्लाट नहीं चाहते हैं, तो उसके एवज में अच्छी रकम उनको मिले, ये लगभग सिंगरौली के हर नागरिक चाहते हैं। अच्छा, कितने वार्ड इसमें प्रभावित हो रहे हैं विस्थापन में? है तो इस सिंगरौली में 11 वार्ड, जिसमें 2 वार्ड आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है, बाकी 9 वार्ड लगभग प्रभावित 9 वार्ड लगभग प्रभावित हैं। तो 9 वार्डों का क्या होगा? सभी लोगों का यहाँ से दूसरे जगह विस्थापन किया जाएगा? दूसरा कोई चारा नहीं। देश को कोयला चाहिए, राष्ट्र को कोयला चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और कोयला इस धरती पे अगर है जी, और अच्छी क्वालिटी का है और कम खर्चे पे कोयला निकल रहा है, निकलने की संभावना अगर है, तो विस्थापन होना तय है। बस एनसीएल हम सभी सिंगरौली वासियों को एक अच्छी विस्थापन की राशि दे दे। अगर प्लाट अच्छी जगह दे सकता है तो प्लाट दे दे। और रही बात प्लाट का, जो आप बोलते हैं कि कहाँ विस्थापन होगा, तो मध्य प्रदेश शासन जहाँ भी उसको लगेगी इतनी बड़ी संख्या का विस्थापन अगर होना है, तो उसको बसाहट के लिए जहाँ भी उतनी मात्रा में शासकीय ज़मीन होगी, स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश सरकार वहीं बसाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भलुगढ़ का भी बात हो रहा बसाने का, तो जितना सिंगरौली से, मोरवा से जितना कलेक्टर मुख्यालय है, भलुगढ़ से भी करीब उतना ही दूरी है। बिल्कुल। और मेरे को नहीं लगता कि वहाँ बसाहट में कोई बुराई है। जी जी। अगर शासन हम लोग तो ये चाहते हैं कि हेडक्वार्टर जहाँ जाए जी वहाँ पे हमको बसाए। अगर बैढ़न जा रहा है तो हम लोग को बैढ़न बसाए, लेकिन बैढ़न में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संभावना। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोरवा वासी शुरू से देखिए कलेक्टर ऑफिस के बगल में ही रहे हैं और मुख्यालय के बगल में ही इन लोग रहे हैं, इसलिए इन लोग का जितने लोग बेरोजगार थे उनकी भी रोजगार इसी वजह से चल रही है। उनके लिए सबसे तकलीफमय है। इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम सभी लोग प्रभावित, मतलब हेडक्वार्टर यहाँ पे है, उसके कारण बहुत सारे अधिकतर व्यापारियों का व्यापार भी अच्छा चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। हम सब भी कहीं ना कहीं से रोजी रोटी कमा रहे हैं, तब तो जीवन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभावित तो हम सब लोग होंगे, लेकिन हमें ये भी तय करना है कि हमको मुख्यालय से जितना करीब हम जा सकें, बैढ़न मुख्यालय से हम जितना करीब विस्थापन ले सकें, वो दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि अगर हम यहाँ आसपास विस्थापित होते हैं तो मुख्यालय हमको जाना ही होगा। बिल्कुल, रोजमर्रा की ज़िंदगी में कभी न कभी मुख्यालय जाना पड़ेगा ही, हर हाल में जाना पड़ेगा। मुख्यालय बिना जाए किसी का कोई काम नहीं चलना है। तो हमको फिर कौन से रास्ते से जाना होगा? या तो हम अनपरा घूम के जाएंगे या तो बरगमा घूम के जाएंगे जी। अगर हम यहाँ आसपास विस्थापित होते हैं तो हमको इतनी लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सपोज दैट मान लीजिए यहाँ कहीं विस्थापित हुआ, हमको हमारे किसी भी शुभचिंतक या किसी करीबी का सांप काट लिया, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको तुरंत हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो हमको बैढ़न ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आप मान के चलिए 40 मिनट समथिंग, और उधर से हम लोग घूमेंगे तो 1.5-2 घंटे, 1.5 घंटे, कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे। अगर ये रास्ता चूंकि ले लेगी एनसीएल जमीन, तो खदान जब यहाँ हो जाएगी तो रास्ता तो देगी नहीं, रास्ता देगी नहीं, बिल्कुल बीच खदान से। तो हमारे पास पैसा ही प्राथमिकता नहीं है। हमको मूलभूत सुविधाएं जो आम नागरिक को चाहिए वो भी आसानी से उपलब्ध हो, हमको ऐसे जगह विस्थापन चाहिए। कुछ लोग आसपास ही विस्थापन चाहते हैं, कुछ लोग भलुगढ़ चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी संख्या में अब इस विवाद के कारण बहुत सारी संख्या में लोग अच्छी रकम चाहते हैं। जहाँ भी आप विस्थापन जहाँ मर्जी हो करिए, उस प्लाट के एवज में हमको अच्छी रकम दे दीजिए, जिससे हम उस पैसे से कहीं भी एक अच्छा सा प्लाट लेके अपना जीवन यापन। मैं देख रहा हूँ मोरवा में विस्थापन मंच भी बना है। क्या लोगों को विस्थापन मंच से कुछ ना कुछ उम्मीद रहता है? बिल्कुल, विस्थापन मंच, सिंगरौली विस्थापन मंच तो यहाँ के सामान्य जनमानस की लड़ाई लड़ रहा है एनसीएल से, और बहुत सारी मांगे जो कभी नहीं हुआ। ऐसी मांगे जो जैसे 15 हर वयस्क को, घर में हर वयस्क को 15 लाख रुपए जो मिलना तय हुआ है, ये सिंगरौली विस्थापन मंच की मांग थी, और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उसको एनसीएल ने स्वीकार किया। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मांगे जो हैं सिंगरौली विस्थापन मंच के माध्यम से एनसीएल के द्वारा एनसीएल के सामने रखी गई मांग, और एनसीएल भी बड़ी अच्छा माहौल देखते हुए और हमारे बहुत सारी मांगों को, जो जायज़ मांग थी, उन मांगों को उन्होंने स्वीकार भी किया। तो
सारे विस्थापन सिंगरौली के हित के लिए ही है। बस थोड़ा सा कुछ लोग का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ जुड़ा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई मंच का निर्माण करके या इस तरह का संगठन तैयार करके और सिंगरौली के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। क्योंकि सिंगरौली के बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं, और सभी लोग यहाँ के विस्थापित लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, इससे लोगों को, आम जनमानस को तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं होगी, क्यों होगी? उनकी लड़ाई अगर कोई मंच लड़ेगा तो समस्या किस बात की होगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी विस्थापन का ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर घर प्रभावित है। बिल्कुल, विस्थापन के कष्ट को महसूस वही कर सकता है जो विस्थापित हो रहा है, लेकिन जब वो कष्ट मिलना तय है, विस्थापन होना तय है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको ये मांग, हमारे मतलब सभी की ये मांग है कि अच्छे से अच्छी जगह विस्थापन हो। विस्थापन, हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, उसका मुआवजा अच्छा मिले, है ना। जो सुविधाएं हमको एनसीएल के द्वारा मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिले। हम राष्ट्र हित में हम लोग अपना घर द्वार जमीन सब छोड़ने के लिए तैयार है, चाहे जहाँ भी विस्थापन हो। बिल्कुल, चाहे वहाँ जाने के लिए आप लोग तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। और लास्ट में यहाँ पे लोगों के बारे में, जो जितने वार्ड प्रभावित हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इन लोगों को क्या, किस प्रकार से धैर्य रखें इन लोग? नहीं, सिंगरौली का आम जन बहुत जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल, ना किसी के बहकावे में आता है जी। अपना अच्छा बुरा मतलब समझने सोचने की क्षमता है सिंगरौली के लोगों में। वो सारे लोग अपना अच्छा बुरा सोच के ही निर्णय ले रहे हैं। एनसीएल जो ड्रोन से सर्वे कर रहा है वो ठीक है? कोई बुराई नहीं है इसमें। बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भलगोड़ में भी सुने हैं कि कल ड्रोन से सर्वे हुआ है। अच्छा, एनसीएल को ये जानकारी मिल जाएगी कि भाई इतनी ही ज़मीन में लोग घर द्वार बनाए हुए हैं। आज के बाद से अगर कोई वहाँ पे कब्जा करता है या घर मकान बनाता है तो वो एनसीएल के नज़र में रहेगा कि हमारे ड्रोन के पहले का घर मकान है या बाद का मकान है, क्योंकि यहाँ भी विस्थापन का उसको पैसा देना होगा और वहाँ जाके फिर इतनी बड़ी संख्या में अगर मकान बन जाए, बिल्कुल वहाँ भी तो उनको भी वहाँ देना। एनसीएल भी हमारी राष्ट्र की संपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्क अड्डा तो है नहीं कि हम मतलब उसको नोच खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अपने स्वार्थ के लिए हम अपने देश की संपत्ति ही है एनसीएल, बिल्कुल भी नोच खाएं, ये भी हमको नहीं। हमारी जो जायज मांगे हैं, उचित मांगे हैं। अच्छा, एक मुद्दा ये है कि सिंगरौली जिले के लोग घर बनाने में बहुत आगे हैं। हाँ। इसमें क्या कहेंगे आप? ये यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यापार हो चुका है जी। जैसे अभी हाईवे में लोग घर बनाए। अच्छा, ये जो सिंगरौली टू प्रयागराज हाईवे निकलना है, इसमें भी अगर बात किया जाए, खिरवा एक जगह है, वहाँ से अगर हम सीट पे जाना चाहें तो पूरा वो चितरंगी तक पहुँच सकते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आनन फानन में जिस तरह के मकान बने हैं, ये प्रशासन की भी लापरवाही है जी। अगर प्रशासन चाहती तो इस तरह के मकान बनने से रोका जा सकता था, लेकिन आज अगर वो मकान, इतनी बड़ी पूंजी उन्होंने लगा दी है, सामान्य लोगों ने कर्जा लेके या किसी भी तरह से वहाँ पे अगर इतनी पूंजी लगा दी है, आज उनको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इन सारे जो गड़बड़ी हुई है इसका पूरा दोषी यहाँ का प्रशासन है। जो भी एक्शन होना चाहिए तो मुआवजा जो हितग्राही हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ के प्रशासनिक लोगों को दंड मिलना चाहिए कि उनकी देख रेख में, उनके जानकारी में ये सारी मकान बने। नहीं, उनके जानकारी में भी, लेकिन कभी रातों रात तैयार हो जा रहा था, उसमें प्रशासन इतना सक्षम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रात में भी अगर कोई तैयार कर रहा है मकान तो उसको रोका जा सकता है। प्रशासन के आगे कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या कहेंगे आप? यहाँ सिंगरौली का बहुत सारा समस्या है। बहुत लोग, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों से वार्ड में मैंने घुमा तो लोगों ने कहा कि हमारी बोरिंग सूख जा रही है। पानी की भी समस्या लोगों की हो रही है। पानी तो अगर बिजुल नदी से पानी ना आए तो लगभग 90% बोर भगत सिंह कॉलोनी के वार्ड नंबर 9 के, वार्ड नंबर 10 के, जद्दू डांड के, इस तरह के जगह के बोर सूख चुके हैं। बोर ही नहीं, जो सेफ्टी टैंक लोगों ने बनाए हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे जीवन बहुत कठिन होने वाला है आने वाले समय में। तो इसी कठिनाई को देखते हुए हमारा आने वाला समय इस सिंगरौली में कितना कठिन होने वाला है। प्रदूषण को तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल, प्रदूषण तो है। रोज ब्लास्टिंग से हम लोग का घर हिल रहा है, हर घर क्रैक है।
कब ये घर गिरेंगे कोई ठिकाने, बहुत पुराना घर है, पिलर है नहीं। बिल्कुल। यहाँ जितने भी अधिकतर घर पुराने मकान जो बने हुए हैं बिना पिलर के हैं। और वो गिरेंगे तो कितनी बड़ा क्षति होने वाली है। इस डर से हम लोग चाहते हैं अतिशीघ्र विस्थापन हो, जल्दी से जल्दी कहीं बसाहट हो, अगर और लोगों को उचित मुआवजा मिले। बिल्कुल उचित मुआवजा मिले, संतुष्ट होकर यहाँ से लोग जाएं, संतुष्ट होकर के जाए। और यहाँ पे विस्थापन के ही वजह से NH 39 सीधी सी टू सिंगरौली नहीं बन पा रही, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे आप? 16 साल हो गया। ये सिंगरौली का दुर्भाग्य है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, लगातार इसके लिए प्रयास किए। 1-2 बार ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड भी हुआ। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ जी 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 कि आपको अगर आपने किसी टेंडर में भाग लिया, बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोएस्ट L1 हुए जी, जब आपको काम करने का मौका 2 साल का, अगर आपको टाइम लिमिट दिया गया कि 2 साल में आपको ये चीज़ निर्माण करके देना है, और आप उसको 2 साल तक निर्माण नहीं करके दिए, तो उसमें कानूनी तौर पे आपको सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आपसे ज़बरदस्ती रोड जबरदस्ती नहीं बनवाया जा सकता है। हो सकता है आप सक्षम न हो इसलिए नहीं बना पाए। तो 2 बार ठेकेदार ब्लैकलिस्ट भी हुआ, फिर रिटेंडर हुआ, फिर वो कोर्ट चला जाता है। कोर्ट क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार में, फिर भी, और यहाँ पे जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, फिर भी इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा। लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन निर्माण नहीं हो पा रहा है। निर्माण कराने का पूरा प्रयास हो रहा है। ऐसे ठेकेदार जो टेंडर में L1 हो जा रहे हैं, जी जी जी, हमको लगता है कि वो काम कर पाने में ही सक्षम नहीं दिख रहे हैं। बाकी अन्य सिंगरौली छोड़ के अन्य पूरे प्रदेश के रोड देख लीजिए आप, अगर काम ना करना चाहती सरकार तो अन्य जगह की रोड क्यों बन जाती। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। अभी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, अमरावती एक्सप्रेसवे 105 किलोमीटर की उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से, और जिस रफ्तार से देश में रोड का निर्माण हो रहा है वो अल्टीमेट है उनकी, लेकिन वो अल्टीमेट सिंगरौली में नहीं चल रहा है। इसमें क्या कहेंगे? वो भी कह चुके हैं जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप। वो भी कह चुके हैं, स्वयं स्टेज से बोल चुके हैं कि सिंगरौली सीधी रोड से ही मैं दुखी हूँ। बाकी मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से किया, लेकिन पता नहीं क्यों इस यहाँ का दुर्भाग्य है, इस रोड का दुर्भाग्य है और हम लोग का दुर्भाग्य है, ये रोड नहीं बन पा रही। और लोग जैसे एक बार सिंगरौली आते हैं और सीधी जाते हैं, फिर दोबारा कहते हैं उस रोड में जाना ना पड़े। ये तो हम लोग के लिए, देखिए, यही सरकार है, यही सांसद हैं, यही विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना शानदार टनल सीधी से आप रीवा 45 मिनट में पहुंचते हैं आराम से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इच्छा शक्ति तो है काम करने की। जी जी जी, सांसद विधायक काम तो करना चाहते हैं। अब मैं वही आपको बोला कि मेरे को अगर कोई टेंडर मिला जी, तो मेरे को वो काम करने के लिए, मैं L1 हूँ, मैं वो काम नहीं करके दिया, तो शासन कानूनी तौर पे उसको फांसी नहीं चढ़ा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, उसको सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर सकती है, और 2 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। फिर वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट में लंबी प्रक्रिया, 2 साल 3 साल तक वो कोर्ट में केस लड़ता है, प्रक्रिया चलती है, तब तक वो टेंडर भी नहीं हो पाता। सारे काम लेट हो रहे हैं और हम लोग इसमें परेशानी झेल रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये तमाम मुद्दों पे, सिंगरौली के तमाम मुद्दों पे बात हुई इनसे, और मैं इनसे बहुत देर तक बात किया। जय हिंद, जय भारत।